नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स के द्वारा। कल सैटरडे को मैंने उनको एक मौका दिया था कि कोई भी अगर किसी भी स्टॉक में फंसा है या किसी भी स्टॉक में किसी को भी कोई भी किसी भी टाइप की एडवाइस चाहिए, तो मैंने उनको एक मौका दिया था कि मैं वीकली बेसिस के ऊपर एक प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों, उनको मैंने एक मौका दिया कि वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी स्टॉक के बारे में अपना व्यू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कल काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए और कुछ लोगों ने स्टॉक्स के व्यू भी जानने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस किए गए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर वो सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा की जाएगी। यहाँ पर रिलायंस के बारे में भी पूछा गया कि रिलायंस का क्या व्यू है, रिलायंस कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिलायंस की चर्चा भी करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने अपने डाटा पॉइंट्स को चेक करने के बाद डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको अपना व्यू दूंगा। ठीक है, आप मेरे व्यू से एग्री भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं। इट इज़ टोटली माई व्यू ऑन द बेसिस ऑफ डाटा पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक्स की चर्चा हम करेंगे वो मेरा खुद का व्यू है और मेरे डाटा पॉइंट्स का व्यू है। आप उससे एग्री करना चाहें ना करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे। और अगर आप लोगों को भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करना है तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे। आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है। और दोस्तों, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं हो सकता है ये हर हफ्ते जो है सैटरडे को आप लोगों को एक मौका दूँ कि आप अपने स्टॉक्स की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल की यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर, जहां पर कल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों राम मिसाल जी का। इन्होंने टेक महिंद्रा जो है सेल किया हुआ है फ्यूचर को 638 के ऊपर और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 653। तो टेक महिंद्रा का पहले चार्ट खोल लेते हैं, टेक महिंद्रा में क्या पोजीशंस बन रही हैं। ये दोस्तों टेक महिंद्रा का चार्ट है वनडे के ऊपर। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि टेक महिंद्रा एक आईटी कंपनी का, आईटी सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, और आईटी के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा उछाल किया है। पूरे सेक्टर ने आईटी के स्टॉक्स में, पूरे सेक्टर ने ही मतलब एक बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है जुलाई के मंथ में। ठीक है, और आईटी का स्टॉक है ये, तो डेफिनेटली ये भी अच्छा मूव करेगा जब पूरा सेक्टर ही अच्छा मूव करेगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टेक महिंद्रा का जो प्राइस है वो दोस्तों वो 680 तक जा सकता है, 680 तक जा सकता है और 680 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, मेरा भी कुछ रिकमेंडेशंस है अपने प्रीमियम ग्रुप्स के मेंबर्स के लिए। टेक महिंद्रा के अंदर मैंने वहाँ पर 680 का रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया हुआ है और मैंने इसके डाटा पॉइंट्स भी चेक किए हुए हैं। डाटा पॉइंट्स क्लियरली बता रहे हैं कि 680 तक इसका मूव अपसाइड वाला कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो 680 और 670 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगती है और वहाँ पर ये मूव 680 के आसपास तक जा सकता है टेक महिंद्रा का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जी आईजीएल के ऊपर। आईजीएल इन्होंने बाई किया हुआ है 413 के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस है 407 रुपये का। तो आईजीएल के लिए आईजीएल का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। आईजीएल का चार्ट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। आईजीएल का सिंबल ले लेते हैं यहाँ से और टेक महिंद्रा को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आईजीएल के ऊपर हम आ गए। आईजीएल जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है, अब एक्चुअली में ये है क्या इस स्टॉक में, ये स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है। ठीक है, और 413 रुपये का इनका बाय है, 407 रुपये इनका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। दोस्तों, ये जो है 400 रुपये का इसके अंदर एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, और ये एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है जो कि 400 रुपये से लेके और 420 रुपये तक की रेंज में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब ये कंसोलिडेशन के अंदर है स्टॉक, ठीक है, और कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट ज़रूर होता है, या तो फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, लेकिन वो ब्रेकआउट कब होगा ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
डाटा पॉइंट्स अभी यही बता रहे हैं कि रेसिस्टेंस है इसका 420 के ऊपर, और मेरे हिसाब से एग्ज़िट कर लेना चाहिए रेसिस्टेंस के आसपास, ठीक है। 420 का प्राइस जब भी मिले आपको वहाँ पर उसके आसपास, रेसिस्टेंस के आसपास आपको यहाँ पर एग्ज़िट कर लेना चाहिए, और 420 का प्राइस यहाँ पर डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन जो सपोर्ट है 400 रुपये का, अगर 400 रुपये का सपोर्ट ब्रेक करता है देन यू शुड एग्ज़िट डेफिनेटली, ठीक है। तो IGL जो है एक्चुअली में ऑयल एंड गैस का पार्ट है, ठीक है। और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो अभी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी कंसोलिडेशन के अंदर जा सकते हैं। तो ऑयल एंड गैस के रिगार्डिंग जो भी स्टॉक्स होंगे वो भी कंसोलिडेशन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस के जो प्राइसेस होते हैं स्टॉक्स के, वो क्रूड ऑयल के ऊपर उनका मूवमेंट चलता है, ठीक है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप रेजिस्टेंस के आसपास एग्ज़िट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन के अंदर जा चुका है। कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो 400 रुपये से लेके 420 की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनका कि इन्होंने एशियन पेंट्स बाय किया हुआ है 1741 का, करंट मार्केट प्राइस है 1717 का। अब एशियन पेंट्स के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे दर्शकों की जो है क्वेश्चन थे, तो मैं पहले एशियन पेंट्स के रिगार्डिंग अब आप सभी लोग सुन लीजिएगा। मैं आपको सभी को बता रहा हूँ एशियन पेंट्स की हालत क्या है इस वक्त डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। उन सब का क्वेश्चन का जवाब कवर हो जाएगा जिन सभी लोगों ने यहाँ पर एशियन पेंट्स के बारे में क्वेरी की है। तो दोस्तों यहाँ पर एशियन पेंट का चार्ट जो है खुल चुका है वनडे के ऊपर। अब एशियन पेंट्स की कहानी क्या है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ख़राब आए हैं, ठीक है। अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी जो डिमांड है पेंट्स की वो अभी उतनी नहीं है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड जो रियल इस्टेट की जो हालत है उसके अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो पेंट्स का काम जो होता है वो जब तक कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जब तक नए जो हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं तब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे, उनके अंदर काम नहीं होगा, तब तक रियल इस्टेट बूम नहीं करेगा, तब तक रिज़ल्ट जो है बैड आने ही हैं एशियन पेंट के, क्योंकि वहाँ पे एशियन पेंट्स की वहाँ पे डिमांड एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। तो इनका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आया है। डाटा पॉइंट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स ने एग्ज़िट कर लिया है। सपोर्ट जो है वो 1620 के आसपास है यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के आसपास, और करंट मार्केट प्राइस है जो है वो 1712 रुपये चल रहा है फ़िलहाल। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसके रिज़ल्ट ख़राब आए हैं, बड़े प्लेयर्स एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर 1680, मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ कि अगर यहाँ पर 1680 का जो ये सपोर्ट लेवल है जो आपको मिडिल लाइन दिख रही है, अगर ये यहाँ पर से सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली मंथ एंड के अंदर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि 1750 तक यहाँ पर मार्केट को, एशियन पेंट्स के मार्केट को लेके जा सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर एग्ज़िट कर रहे हैं और हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर भी बड़े प्लेयर एग्ज़िट करते रहें इक्विटी कैश के अंदर से, तो होगा क्या कि अगर उन्होंने एग्ज़िट कंटिन्यू किया तो यहाँ पर 1680 का जो सपोर्ट है अगर ये टूट जाए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 1680 का अगर सपोर्ट टूट जाएगा तो आप सभी लॉन्ग साइड की पोजीशन से निकल जाइएगा। फिर यहाँ पर 1620 का ही सपोर्ट मुझे नज़र आता है, और जो ये एशियन पेंट है इसका जो कोरिलेशन है वो भी क्रूड ऑयल के साथ है, तो क्रूड ऑयल का भी प्राइस आपको देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग जिसका रिज़ल्ट ख़राब आया है, बड़े प्लेयर एग्ज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1680 के आसपास क्या एक्टिविटी नज़र आती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 1680 अगर ब्रेक करता है तो देन यू शुड एग्ज़िट फ्रॉम योर लॉन्ग साइड पोजीशंस, एंड देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 1620। दीज टारगेट्स आई हैव ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ माई डाटा पॉइंट्स, ठीक है। डाटा पॉइंट्स आपको क्लियर बता देते हैं कि टारगेट्स क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। 1720 के ऊपर अगर टिकता है, ठीक है, 1720 के ऊपर अगर चला जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी फ्यूचर्स के अंदर, और फिर ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और फिर इसका जो टारगेट रहेगा
दोस्तों वो रहेगा 1750 के आसपास। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है लास्ट हफ्ते में कि क्या शॉर्ट कवरिंग शुरू होती है या नहीं होती, लेकिन ध्यान रखिएगा 1680 का जो ये है 1680 का जो यहाँ पर लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर 1620 तक आने की संभावना है, और अगर 1720 का लेवल ब्रेक हो जाता है और सस्टेन कर लेता है कम से कम 2 से 3 घंटे, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगी, क्योंकि मंथ एंड की एक्सपायरी है, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगी और फिर 1750 तक जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लेवल जो हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं और आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी कैश के अंदर यहाँ पर बड़े प्लेयर जो हैं एग्ज़िट कर रहे हैं, बिकॉज कि यहाँ पर उनका रिज़ल्ट ख़राब आया है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया आपको। यहाँ पर 2 लेवल के ऊपर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 2 लेवल के ऊपर क्या कहते हैं कंडीशंस यहाँ पे क्या फुलफ़िल होती हैं। कि 1680 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली नीचे जाएगा, 1680 ब्रेक नहीं होता और 1720 के ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, तो 1750 तक यहाँ पर एशियन पेंट्स जाएगा। ठीक है, आई होप सबका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना। 1680 का जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो एशियन पेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल जो लेते हैं हम लोग लेते हैं प्रीति पटेल जी का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय एयरटेल जो फ्यूचर है इनका लॉन्ग है 565 के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम भारतीय एयरटेल को ले लेते हैं। भारतीय एयरटेल का जो है यहाँ पर सिंबल उठा लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं, हमको भारतीय एयरटेल का जो है स्टॉक मिल जाएगा। दोस्तों ये भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर खुल गया आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने वाली। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका वॉल्यूम जो है नीचे कंटिन्यूसली जा रहा है। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम नीचे जाएगा तो प्राइस ऊपर नहीं जा पाता, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा अगर वॉल्यूम नीचे जाता है तो। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ अभी हियरिंग भी की है टेलीकॉम कंपनीज़ के जो ड्यूज़ बाकी रह गए हैं उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इनका यहाँ पर जो इनका हियरिंग है इनके केस की जो सारे टेलीकॉम कंपनीज़ की वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी उनके जो ड्यूज़ हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट के वो सारी कंपनीज़ जो हैं टेलीकॉम सेक्टर की वो ड्यूज़ को क्लियर करें। ठीक है, तो आपको इस न्यूज़ के ऊपर मतलब नज़र रखनी पड़ेगी। ऊपर से डिमांड जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली एयरटेल की वैसे तो ठीक है, लेकिन जो जियो के मुकाबले जियो जो है अभी रिलायंस जियो की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ की है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा इनकी डिमांड के अंदर फॉल आया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर हम डाटा पॉइंट्स को चेक करें तो डाटा पॉइंट्स हमको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है प्राइस के अगेंस्ट में। वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो वॉल्यूम अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं कर रहा। ठीक है, प्राइस ऊपर नहीं जा सकता बिना वॉल्यूम के। ठीक है, तो वॉल्यूम को ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है अगर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई साइन दिख नहीं रहा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक रेंज है 600 से लेके और 560 की। ठीक है, तो अब अगर ये 560 तोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुलिश साइन तो मुझे नहीं दिख रहे, ये कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक। ठीक है, अब याद रखिएगा 560 को लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो डाटा पॉइंट्स के ऊपर अगला लेवल जो निकल के आता है वो 530 का ही निकल के आता है। ठीक है, अब अगली एक चीज़ और जो है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ क्लियरली। यहाँ पर बिग प्लेयर्स ने एग्ज़िट किया है। ठीक है, डाटा पॉइंट्स के ऊपर ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एयरटेल मुझे वीक लग रहा है। एक चीज़ और है कि इसका जो कोरिलेशन है वो निफ्टी के साथ, ठीक है, वो अपोजिट कोरिलेशन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब अगर अगले कुछ हफ्ते मतलब अगर अगले हफ्ते में निफ्टी ऊपर गया तो एयरटेल के चांस ज़्यादा हैं कि वो नीचे आएगा, और यहाँ पर कोई भी बुलिशनेस मुझे नहीं नज़र आ रही है एयरटेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 560 का अगर सपोर्ट टूट जाता है, जब तक ही केवल आप होल्ड करिएगा जब तक 560 का सपोर्ट बरकरार है। अगर 560 टूट जाता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, और यहाँ पर 530 का अगला टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। ये मेरे डाटा पॉइंट्स मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप भारतीय एयरटेल के अंदर भी आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर मनीष रिठालिया जी का। ठीक है, इन्होंने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा,
लेकिन टूवर्ड्स इस इन्होंने सिंपल बताया है कि थैंक यू सर, एटलीस्ट यू टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द स्पेसिफिक स्टॉक्स इंक्वायरी फॉर नेक्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी सबको हेल्प करने का मोटिव है मेरा, तो आई होप आप सबको हेल्प मिलेगी यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी सुभाष कुमार जी का। इन्होंने कहा है कि आई हैव एन टी पी सी फ्यूचर फॉर 27 अगस्त। इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि कितने प्राइस के ऊपर है क्या नहीं, बट फिर भी मैं एनटीपीसी का जो व्यू है वो आप लोगों को बता देता हूँ। एनटीपीसी का पहले जो है यहाँ पर सिंबल ले लेते हैं, ठीक है, और एनटीपीसी का यहाँ पर हम इसको टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी का जो चार्ट है वो ओपन हो गया दोस्तों यहाँ पर आपके चार्ट स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए एनटीपीसी में क्या है, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एनटीपीसी एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर है। पुट बाइंग चल रही है 80 रुपीज़ के ऊपर, वॉल्यूम यहाँ पर है नहीं। ठीक है, और डिलीवरी जो है वो मतलब डिलीवरी में माल उठाया जाता है 86 के आसपास। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, 86 का प्राइस जब आता है, जब यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर 86 के प्राइस के ऊपर अपना माल उठाता है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 86 के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा बार इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो 86 का जो सपोर्ट है यहाँ पर माइनर सपोर्ट जो है 86 के आसपास, ठीक है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अगर 86 ब्रेक हो जाता है तो फिर डेफिनेटली जो ये पुट बाइंग की जा रही है 80 रुपीज़ के ऊपर, यहाँ तक स्टॉक आ सकता है। लेकिन अगर 86 के आसपास दोबारा से डिलीवरी आई स्टॉक के अंदर, ये आपको देखना पड़ेगा अगले आने वाले दिन के अंदर। ठीक है, तो 86 के अंदर 86 के प्राइस के ऊपर अगर यहाँ पर डिलीवरी आई और प्लस जो ये पुट बाइंग की जो पोजीशन है अगर ये स्क्वायर अप हो गई तो डेफिनेटली फिर प्राइस 86 के आसपास से बाउंस करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर डिलीवरी नहीं आई, डिलीवरी परसेंटेज जो होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, डिलीवरी परसेंटेज अगर यहाँ पर नहीं इंक्रीज़ करी 86 के आसपास तो ये देन, और साथ में अगर पुट बाइंग की जो पोजीशंस है वो इंक्रीज़ हो गई अगर फ्यूचर के डेज़ में, मतलब आगे आने वाले दिन के अंदर, देन डेफिनेटली ये स्टॉक 80 रुपये तक जा सकता है। लेकिन आपने क्या कहते हैं अगस्त सीरीज़ का लिया हुआ है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 86 के ऊपर से फिर जो बाउंस कर सकता है ये केवल और केवल आपको 93 के आसपास तक का टारगेट देगा। इसके अंदर ज़्यादा टारगेट तो है नहीं, ज़्यादा मुझे अपसाइड नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी जो है वो उसका जो काम है एनटीपीसी का, उसकी डिमांड भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम है यहाँ पे एनटीपीसी का। तो यहाँ पर उसकी डिमांड भी जो है, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं फ़िलहाल मैक्सिमम, और जो चल भी रही हैं उनके अंदर भी प्रॉपर फुल स्पीड से काम नहीं हो रहा, तो डिमांड में तो रिड्यूस आया है। तो ये भी चीज़ है, तो इसलिए ये स्टॉक का 93 से ऊपर जाना मुझे यहाँ पर डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, 80 रुपीज़ के ऊपर पुट बाइंग है। जो एक्टिविटी मैंने आपको बताया है ऑब्ज़र्व करने के लिए, अगले कुछ दिनों के अंदर आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। 86 के आसपास अगर डिलीवरी में कोई माल उठाता है, और ये आपको पता लग जाएगा वहाँ पर एनएसई की वेबसाइट के ऊपर जाके डिलीवरी वाइज, सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस के अंदर जाके वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा 86 का प्राइस के आसपास क्या होता है एक्टिविटी, वो आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर। एनटीपीसी क्लियर कर दिया, यहाँ पर एशियन पेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, और यहाँ पर स्नेहल जायसवाल जी का नाम है। अगर मैंने आपको सही से प्रोनाउंस किया आपका नाम तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है जी, थैंक यू सर फॉर योर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज। आई अकोमुलेटेड 49 शेयर्स ऑफ इंडसइंड बैंक। ठीक है, व्हाट टू डू, वेट और बुक लॉस। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक की हम चर्चा कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक की हम यहाँ पर पहले सिंबल उठा लेते हैं। ठीक है, और इंडसइंड बैंक जो है
मैं बहुत बेयरिश रहा हूँ इंडसइंड बैंक के रिगार्डिंग। 1700 रुपये का प्राइस था इसका कुछ महीनों पहले, और इसकी बहुत अच्छे से पिटाई हुई है। यहाँ पर से मैं बेयरिश हूँ 1700-1500 के आस प्राइस से। और मैंने इसको पहले ही बहुत दिन पहले, मतलब बहुत महीने पहले बताया था कि इस स्टॉक की हालत ख़राब हो जाएगी, और इस स्टॉक की हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक जो है कंसोलिडेशन के अंदर है। इनकी कैपिटल रेजिंग की न्यूज़ भी आई है, और लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपका जो प्राइस है वो बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर है। आपका प्राइस यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1044 के आसपास। तो इसके आने तक, ये 1044 तक पहुँचने में इस स्टॉक को 3 से 4 साल लग सकते हैं। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रख सकते हो देन यू कैन होल्ड। ठीक है, और कैपिटल रेजिंग अगर जो हो रही है, अब देखना पड़ेगा इस कैपिटल रेजिंग का ये इंडसइंड बैंक वाले करते क्या हैं। अगर कुछ इन्होंने अपने डेब्ट्स को कम किया तो अच्छा होगा इनके लिए। ठीक है, एक्सपेंशन तो अभी ये नहीं कर पाएंगे, इस हालत में ये कंपनी नहीं है कि एक्सपेंशन कर पाए। तो ये कुछ डेब्ट को रिड्यूस कर पाएगी तो ये अच्छा रहेगा इनके लिए, ताकि इनके अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स की जो है प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट होगी वो अच्छी बनेगी। लेकिन आपको सिंपल सी बात है, 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। आपकी बाइंग प्राइस जो है बहुत ऊंचे पे है, और ये स्टॉक जो है अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो आप बस वेट कीजिएगा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको लॉन्ग वेट करना पड़ेगा, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये अच्छे से जल्दी से इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता ये स्टॉक। और मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इंडियन इकनॉमी के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आरबीआई जो है लिक्विडिटी को क्लोज़ कर रहा है। उसका अभी रिसेंटली एक आरबीआई गवर्नर जी का स्टेटमेंट भी आया है कि वो जितनी भी लिक्विडिटी उन्होंने प्रोवाइड की थी मार्च के अंदर, अब वो उसको क्लोज़ कर रहे हैं। यानी कि एक्स्ट्रा पैसा जो बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडेट किया गया था तो वहाँ पर उसको वो क्लोज़ कर रहे हैं। वो मतलब वापस ले लेगा आरबीआई बैंकों से। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। और दूसरी चीज़ एनपीए जो है आरबीआई ने बोला है कि वो इंक्रीज़ करेगा 15% के हिसाब से। ये न्यूज़ भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया था, बाय द एंड ऑफ द 2021। ठीक है, तो ये भी एक बैड न्यूज़ है। तो स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स से दूर रहिएगा। मैं पर्सनली कोई भी स्टॉक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बैंकिंग सेक्टर के कोई भी स्टॉक को सजेस्ट नहीं करता आपको आगे कम से कम 1 साल तक के लिए। लेकिन आप यहाँ पर फंसे हुए हो तो मैं आपको बस यही बोलूँगा, पेशेंस रखिए। ठीक है, और कुछ लोग अगर चाहें तो प्लीज़ बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड कीजिए। मेरी तरफ से बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ऑलरेडी, और आगे आने वाले टाइम के अंदर ही बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। न्यूज़ क्या है मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की जो हालत है वो भी ऑलरेडी ख़राब चल ही रही है, उसने रिकवर नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको करना क्या है। तो हम चलते हैं जी अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो है जी वो है योगेश वर्मा जी का। इन्होंने पूछा है एक्सिस बैंक का इन्होंने व्यू पूछा है। इन्होंने पूछा है, कहा है कि जी प्लीज़ कमेंट ऑन इट्स लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। Is there any possibility that a fall like March can come in economy again? In 2008, the fall came over 500 days in many shifts. तो बड़ा अच्छा इन्होंने सही मतलब क्वेश्चन पूछा है और लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं इनके पहले इस वाले क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि भाई इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ए फॉल लाइक मार्च। ठीक है, तो मार्च की तरह अगर कोई भी यहाँ पर फॉल दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको अभी नहीं मानता। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जितना एक महीने के अंदर जितना फॉल आया था, सिंगल मंथ के अंदर जो फॉल आया था मार्च के अंदर, वो दोबारा से आएगा। नो, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एक फॉल दोबारा से ज़रूर आएगा, लेकिन वो फॉल जो होगा वो 2 से 3 महीने कंटिन्यू चल सकता है। मतलब
होगा क्या कि जो फॉल आएगा, एक फॉल वैसे ज़रूर आना ही आना है, बस जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका वेट हो रहा है। जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस ओवर होंगे फॉल ज़रूर आएगा। ठीक है, अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं शॉर्ट सेलिंग के ऊपर वो 27 अगस्त तक के लिए वैलिड कर दिए गए हैं सेबी के द्वारा, और सेबी को भी पता है कि रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए तो फॉल ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो फॉल तो ड्यू है इकनॉमी के अंदर, क्योंकि इकनॉमी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन ये आएगा कब ये बड़े प्लेयर ही डिसाइड करेंगे। लेकिन जो ये फॉल आएगा दोस्तों, वो फॉल जो आएगा वो डायरेक्टली नहीं आएगा। जो बहुत तेज़ी से फॉल आया था मार्च मंथ के अंदर, वैसा फॉल मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के अंदर ही जैसा इन्होंने लिखा हुआ है वैसा ही फॉल आएगा। ठीक है, और जो फॉल मुझे लग रहा है वो 2 से 3 महीने में जाके कंप्लीट करेगा, और फॉल जो आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर करता हुआ, तब जाके वो मार्केट नीचे के लेवल के ऊपर आएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉल कब आएगा मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट रिस्ट्रिक्शंस जब हटेंगे तभी आएगा, और उससे पहले यहाँ पर फॉल नहीं आ सकता। मतलब आएगा तो वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो ये फॉल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता देता हूँ कि मार्च की तरह का फॉल बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक फ़ॉल जो है वो ड्यू है अभी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी बड़े प्लेयर जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो पैसा अभी विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब बड़े प्लेयर जो जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, आप ये बात समझ लीजिए। और बड़े लोगों को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो उनको मार्केट को नीचे लेकर आना ही पड़ेगा, और नीचे जब मार्केट को लेकर आएंगे तभी उनको सस्ते में स्टॉक्स के प्राइस मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। एक फॉल ड्यू है, लेकिन ये कब आएगा ये आपको डाटा पॉइंट्स ही बताएंगे। अभी डाटा पॉइंट्स नहीं सजेस्ट कर रहे कि ड्यू फॉल, मतलब जो ये ड्यू वाला जो फॉल है वो आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त का टाइम ज़रूर लेंगे। एफआईआई देखेंगे कि कब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हटेंगी, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप बात करते हैं अब एक्सिस बैंक की। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई बैंकिंग सेक्टर से अभी आप दूर रहें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल ना सोचें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है वो मैं आपको व्यू दे देता हूँ। उसके लिए हमको इस एक्सिस बैंक का जो है चार्ट ओपन करना पड़ेगा दोस्तों। एक्सिस बैंक जो है उसका चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, एक्सिस बैंक का जो चार्ट है वो आपके सामने यहाँ पर आ गया होगा। तो ये एक्सिस बैंक का क्या है, एक्सिस बैंक के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। आई एम नॉट एग्री फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एनी बैंकिंग स्टॉक। उसके पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। शॉर्ट टर्म जो व्यू है वो ये है कि 420 से लेके 420 से लेके और 480 या 460 के आसपास जो है ये कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक। बार बार ये स्टॉक आप चेक कर सकते हो, ऐसे 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 एंड ऐसे, इस तरीके से मूवमेंट है इस स्टॉक की। तो मतलब ये पूरा एक कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है स्टॉक। डाटा पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि ये स्टॉक 420 से लेके और 420 से लेके 460 के बीच में अभी कंसोलिडेशन में है। अगर ये 420 तोड़ देता है बाय एनी डिफ़ॉल्ट तो ये 380 के पास अगला सपोर्ट जाएगा इसका। तो मुझे ये लगता है कि ये कंसोलिडेशन में चलता ही रहेगा ये स्टॉक। क्योंकि अभी इस स्टॉक के अंदर कोई भी बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, और जब वॉल्यूम नहीं होते तो मोस्टली स्टॉक्स जो होते हैं वो एक कंसोलिडेशन में चलते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू भी यही रहेगा कि अगर आपको ये 380 या 420 के आसपास स्टॉक मिलता है तो आप बाई कर लीजिएगा। मैं इसको बाई करूँगा 376 के आसपास, और अगर मुझे मिलेगा ये स्टॉक डेफिनेटली बाय करने की सलाह दूंगा। लेकिन वहाँ पर आपको टारगेट 420 और 460 के ही रखने हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म व्यू आपको मिल गया होगा, यहाँ पर आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी यहाँ पर योगेश वर्मा जी का, इन्हीं का ये क्वेश्चन है, और इन्होंने ये भी पूछा है कि आप अपना व्यू दीजिए आइडिया के ऊपर। ठीक है, तो आइडिया का जो व्यू है, इन्होंने ये भी कहा है कि
रिसेंटली जो है इन्होंने देखा कि 4 गुना रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को 3 से 4 महीने के अंदर। दोस्तों यहाँ पर योगेश जी मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ, लेकिन ये रिटर्न आया कैसे है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली 3 महीने पहले जो है तकरीबन 40 से 50 लाख नए अकाउंट ओपन हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। और ये जो नए अकाउंट ओपन हुए हैं ये न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स के हैं जिन लोगों को एनालिसिस करनी नहीं आती है और जो एनालिसिस फॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है। और जो ये 40 से 50 लाख जो नए इन्वेस्टर आए हैं, इन्वेस्टर क्या कहूँगा मैं इनको, तो ये कहूँगा कि इनको इन्वेस्टर तो मैं नहीं कहूँगा, ये लोग अभी बिल्कुल नए हैं मार्केट के अंदर और ये लोगों को एनालिसिस करनी बिल्कुल भी नहीं आती। तो इनको क्या है, इनको केवल सस्ते स्टॉक जो हैं वो अगर इनको मिल जाते हैं तो ये वहाँ पर वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आइडिया के अंदर बहुत सस्ते पे था ये स्टॉक, 2 से 3 रुपये पे चल रहा था, ठीक है। और ये 11 से 12 रुपये तक भी गया ये स्टॉक। तो मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया था इस स्टॉक को, लेकिन मैं यहाँ पर जानता था कि यहाँ पर बड़े प्लेयर जो हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर, ये बड़े प्लेयर की काम नहीं है, ये काम जो है इन्हीं नए रिटेल नौसिखिए जो ट्रेडर्स हैं इनका ही ये काम है। एक्चुअली ये लोग कर क्या रहे हैं, अब आप पूरा थ्योरी समझ लीजिए। अब इनकी बात छिड़ी है तो इनका पूरी थ्योरी समझ ही लीजिए। जो ये 40 से 50 लाख लोग हैं ये लॉकडाउन की वजह से इन्होंने नया ओपन किया है। कुछ लोगों की यहाँ पर जॉब्स गई हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा सैलरी कट हुआ है तो हम कुछ ना कुछ पैसा बना लें, कहाँ से, शेयर मार्केट से। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने अपनी जो सेविंग्स है और अपना जो भी इनका पीएफ है या फिर जो भी किसी भी टाइप की इन्होंने सेविंग कर रखी है, उस सेविंग को ये स्टॉक मार्केट में लेकर आ गए हैं। इन्होंने क्या किया, आप देखेंगे कि जो भी पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स मतलब जो भी 2, 4, 10, 15, 20, 50, ठीक है, यहाँ तक की जो प्राइस 2 रुपये से लेके 50 रुपये तक के जो स्टॉक हैं शेयर मार्केट के अंदर, उनके अंदर इन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब हुआ क्या, पिछले 2 से 3 महीने में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम कर रहे हैं इन स्टॉक्स के अंदर, बिना कुछ एनालिसिस करे कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो आपने लिखा है कि भाई 4 गुना रिटर्न दिया है, मैं उससे सहमत तो हूँ, लेकिन ये रिटर्न आया किसकी वजह से है, वो आया है इन लोगों की वजह से ही आया है। ये डाटा पॉइंट्स मेरे सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली तकरीबन 20 जुलाई से ये पेनी स्टॉक्स का जो रिटर्न है, जो ये पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, वहाँ पर एक करेक्शन आना शुरू हो चुका है। तो प्लीज़ अवॉइड, मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ अवॉइड द पेनी स्टॉक्स जिनका प्राइस जो है 2 रुपये से लेके 50 रुपये तक के बीच में है। पेनी स्टॉक्स में होता कुछ नहीं है, आपका होता ये है कि वहाँ पर एक डिमांड क्रिएट की जाती है ऑपरेटर के द्वारा, और ऑपरेटर पेनी स्टॉक्स को बड़े ईजीली तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो ऑपरेटर के द्वारा वहाँ पर एक डिमांड जो है, फेक डिमांड क्रिएट की जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके के जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो बिना एनालिसिस के, बिना सर पाँव की होती है, वो लोग इस डिमांड के अंदर जो है अपना पैसा लगाते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, इन लोगों ने भी पैसा निकालना शुरू नहीं किया, लेकिन करेक्शन जो है मैंने आपको बताया कि वो आनी शुरू हो चुकी है 20 जुलाई से। तो होगा क्या, इन लोगों ने जो भी पैसा लगाया हुआ है वो पैसा इनका लॉस में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूँ कि किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए अगले 2 से 3 महीने के लिए। हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा यहाँ पर 10 से 15% का और इम्प्रूवमेंट आ जाए, जब तक कि शॉर्ट सेलिंग की रिस्ट्रिक्शंस नहीं हट रही हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इम्प्रूवमेंट किसके पैसों से आ रहा है और ऑपरेटर क्या चाहता है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। पेनी स्टॉक्स में मत फंसिए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और बहुत जल्द जो है जब भी रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी तो ये सब कुछ खेल ओवर हो जाएगा, और ये जो 40 से 50 लाख जो नए अकाउंट होल्डर हैं, जो बिना सर पाँव के जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इस वक्त, इनका लॉस बहुत जल्द हो सकता है और होगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो हैं इसी के फिराक में यहाँ पर मार्केट को ऊपर रख रहे हैं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पर हम लोग अपना पैसा बनाएं, ठीक है।
तो बड़े प्लेयर्स क्या कर भी क्या रहे हैं, बड़े प्लेयर्स अपना सेलिंग कर रहे हैं इक्विटी के अंदर, और वो बेच किसको रहे हैं, इन्हीं प्लेयर्स को बेच रहे हैं, इन्हीं रिटेल ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए पूरा खेल है क्या। पेनी स्टॉक से दूर रहिए। तो मैं आई विल नॉट सजेस्ट कि आप आइडिया फ्यूचर के अंदर भी सजेशन या फिर किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर ज्योति जून जी का, और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इन्होंने बजाज ऑटो का जो है 4 लॉट पुट बाय किया हुआ है 15 रुपये के ऊपर। व्हाट शुड आई डू नाउ। आई डोंट नो कि यहाँ पर अभी कौन सी स्ट्राइक प्राइस का इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हम बजाज ऑटो का अभी व्यू ले लेते हैं। तो बजाज ऑटो जो है वो यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ बजाज ऑटो का। ठीक है, तो बजाज ऑटो इस वक्त क्या कंडीशन में है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बजाज ऑटो जो है अभी बिल्कुल हाई पॉइंट पे पहुँच चुका है। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस के आसपास है, 3050 रेसिस्टेंस है इसका, बहुत ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ माय डाटा पॉइंट्स कि भाई ये जो है स्टॉक जो है अब कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेट क्यों करेगा, क्योंकि हाई पॉइंट के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, तो कंसोलिडेशन में जाना इसका बनता है। कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ पर बड़े प्लेयर जो हैं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन 3050 के आसपास ये नॉट पॉसिबल ऑन द डाटा पॉइंट्स मैंने लिखा भी है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब कंसोलिडेशन में जाता है तो प्रीमियम इरोज़न होता है, वहाँ पर प्रीमियम को खाया जाता है, और जो इसका कंसोलिडेशन का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 2930 से लेके 3050 तक। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने कॉस्ट के आसपास भी निकलने को मिले तो निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम इरोज़न का बहुत ज़्यादा चांस बनता है बजाज ऑटो के अंदर, और ये कंसोलिडेशन में ज़रूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हाई प्राइस के ऊपर है, ऊपर बढ़ना डिफ़िकल्ट है इसका। और ये स्टॉक जो है अब कंसोलिडेशन में इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर एक एवरेज प्राइस के ऊपर बड़े प्लेयर्स अपने प्रॉफिट बुकिंग को करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया वो करना क्या है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। अगला सवाल जो है दोस्तों यहाँ पर है श्रीधर एन जी का। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर इन्होंने 800 शेयर्स जो हैं SBI के बाई किए हैं 275 के ऊपर। ठीक है, और ये पोजिशनल इन्होंने होल्ड किया है। व्हाट शुड आई डू, शुड आई होल्ड फॉर अनदर ईयर और ब्रेक इवन, प्लीज़ काइंडली एडवाइस। देखिए, मैंने आपको पहले ही एडवाइस कर दिया है इसी वीडियो के अंदर कि मैं बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर वीक समझता हूँ। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर एक वीक पार्ट है, और मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करता कि यहाँ पर कोई भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट SBI के अंदर है, 275 रुपीज़ के ऊपर है, और आप इसको होल्ड कर सकते हो। आपने लिखा भी है कि आप एक साल और होल्ड कर सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट आने के नज़दीक में। तो वहाँ पर आप सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है SBI जो है एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन फ़िलहाल इसमें प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मार्च 2021 के बाद जो RBI ने अभी बोला है कि मार्च 2021 तक जो है प्रॉब्लम बरकरार रहेगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा मार्च 2021 के बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आती है या नहीं आती। मुझे वैसे पर्सनल मेरा व्यू जो है वो नहीं नज़र आती मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक जो है 200 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 275 जो है वो आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल के अंदर आएगा। वहाँ पर मेरा जो व्यू रहेगा वो 3 से 4 साल तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है ये स्टॉक, क्योंकि अगर करेक्शन आया शॉर्ट सेलिंग हटने के बाद तो ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, ये स्टॉक 120-130 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग जो है आनी चाहिए। शॉर्ट सेलिंग की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर वो हटनी चाहिए। अगर हटी तो यहाँ पर इतना और जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर जब भी ये शॉर्ट सेलिंग की रिस्ट्रिक्शंस हटेगी और मार्केट नीचे जाएगी, आप यहाँ पर कुछ स्टॉक इसी प्राइस के मतलब जो ये प्राइस की जो रेंज है इसके अंदर आप एवरेज कर लीजिए। आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 200 रुपये के आसपास आ जाएगी, और आपको वहाँ पर अगले 3 से 4 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 1 से 2 साल के अंदर ही आपका एवरेज प्राइस के आसपास आप एग्ज़िट कर सकते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप अभी होल्ड कीजिए, मैं आपको एग्ज़िट करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन करना क्या है आपको वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है,
आई होप आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं जी। ये VR फूल्स हैं, आई डोंट नो ये मतलब क्यों रखते हैं ऐसा नाम। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता। ये VR फूल्स टाइप का जो नाम है ये डेफिनेटली मतलब कोई आइडेंटिटी जो है यहाँ पर नहीं दिखाता। तो प्लीज़ मेरी एडवाइस है, इस टाइप के नाम जो हैं मत रखिए अपने आईडीज़ का, क्योंकि ये कुछ फेक आईडीज़ भी होती हैं। मैं नहीं जानता ये फेक आईडी है या रियल आईडी है, लेकिन इस टाइप के जो नाम होते हैं वो फेक आईडी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा साइन नहीं है कि आप इस तरीके का नाम रखते हैं। तो प्लीज़ मेरी एडवाइस है, कोई भी इंसान इस टाइप की जो फेक आईडीज़ के नाम जो होते हैं वो रखे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इन्होंने पूछा है कि IRCTC जो है इन्होंने 1900 रुपये के प्राइस के ऊपर 20 क्वांटिटी बाई की है। मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये IPO के समय की इनकी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो IRCTC जो है उसका चार्ट खोल लेते हैं और ये IPO के चक्कर में यहाँ पर फंस गए हैं, मुझे ऐसा भी नज़र आता है। ठीक है, IPO देखिए दोस्तों होता क्या है, IPO को पहले लिस्ट होने दिया कीजिए। IPO क्या होता है कि IPO सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है पहले तो ये देखना पड़ता है। सब IPO को बाय करने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं ये भी देखने होते हैं। ठीक है, IPO का पैसा कहाँ लगाएगी कंपनी ये भी देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं आपको फैक्टर देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप IPO के अंदर जो है बहुत जल्दी वहाँ पर क्या कहते हैं पैसा बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। समझ लीजिए जो भी IPO आता है उसको पहले लिस्ट होने दीजिए, गाड़ी नहीं निकलती कभी भी किसी की भी। ठीक है, मैंने हमेशा IPO के लिए यही बोला है। ठीक है, चलिए अब हम IRCTC की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे IRCTC का चार्ट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं IRCTC का चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर IRCTC। ठीक है, तो दोस्तों मैंने IRCTC का जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आप देख सकते हो। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ये IRCTC का चार्ट जो है ओपन हो चुका है और इनकी जो बाइंग है वो 19 रुपीज़ के ऊपर, 1900 के ऊपर है। और ये देखिए ये इनका जो ट्रैप था वो, ये ट्रैप क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए हो क्या रहा था। IRCTC का जो प्राइस है वो 1000 रुपये के आसपास लिस्टेड हुआ था। बिना वॉल्यूम के ये स्टॉक ऊपर चला गया था। बिना वॉल्यूम के जो प्राइस स्टॉक ऊपर जाता है वो एक स्पेकुलेशन मूव होता है। मैंने आपको हर बार बोला है, आप खुद देख सकते हो। बिना वॉल्यूम नहीं था और ये स्टॉक ऊपर चला गया, और यहाँ पर देखिए ट्रैपिंग हो गई। ठीक है, और इन्होंने बिल्कुल हाई पॉइंट के ऊपर ही बाई किया है, और यहाँ पर ये नीचे उसी प्राइस के ऊपर आ गया। मैंने आपको बताया भी था स्पेकुलेशन मूव वाली वीडियो के अंदर कि प्राइस जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आ जाता है, वहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए स्पेकुलेशन मूव के अंदर मैंने आप वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था कि जहाँ पर ये स्टॉक होता है, स्पेकुलेशन जहाँ से शुरू की जाती है वहीं पर आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्लियरली एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हो स्पेकुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो है उसी के अंदर आ गया। अब हो क्या रहा है कि आपको करना क्या है, मैं आपको एडवाइस तो दे सकता हूँ। एडवाइस ये है कि यू हैव टू वेट फॉर द रिवाइवल ऑफ द इकनॉमी, क्योंकि यहाँ पर इकनॉमी जब तक रिवाइव नहीं करेगी तो वहाँ पर रेलवेज़ का पूरे तरीके से ऑपरेशन जो है चालू नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। हाउ मच यू हैव टू वेट, नोबडी नोज़ कि ये कब तक ये पेंडेमिक की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। और जैसे ही ये पेंडेमिक की प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो आई होप कि वहाँ पर रिवाइवल होगा इकनॉमी का। लेकिन ये कब तक चलेगी, अगले 1 साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी, आई डोंट नो, एंड नोबडी नोज़ अबाउट इट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ सकता है अगले 1 से 2 साल तक के लिए, मैं तो यही बोलूँगा, और तभी आपको ये अपना प्राइस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। इन्होंने पूछा है, ये टाटा पावर के पीछे ही पड़े रहते हैं मयंक जी, बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने पूछा है कि 50 रुपये के प्राइस के ऊपर इन्होंने 4400 शेयर बाय किए हुए हैं। ठीक है, तो टाटा पावर का जो स्टॉक है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टाटा पावर का जो सवाल इन्होंने पूछा है उसके लिए मुझे यहाँ पर इसका चार्ट ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पर टाटा पावर का जो चार्ट है वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर टाटा पावर के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे पूरा कमेंट में लिखा भी है कि करेक्शन टिल 45 इज़ पॉसिबल, विल नॉट गो अबव 52 50 रुपये से लेके 52 रुपीज़ तक ये नहीं जाएगा ऊपर एज़ पर द डाटा। डिमांड फॉर द इंडस्ट्री इज़ वेरी वीक। डिमांड मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि पावर सेक्टर जो है वीक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर डिमांड अभी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इनका जो प्राइस की इनकी जो बाइंग की प्राइस है वो 50 रुपीज़ के आसपास है, और अभी जो है 48.90 का प्राइस आ चुका है। करंटली मुझे लगता है कि ये 45-46 तक जा सकता है प्राइस, वहीं से ये बाउंस कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अभी इन्होंने बाइंग जो की है वो रेसिस्टेंस के आसपास की है, और मुझे लगता है कि ये 50 से लेके 52 से ऊपर भी नहीं जा सकता। तो आई होप आपको क्या करना है यहाँ पे, या तो आप इसको होल्ड कर लीजिए, और करेक्शन जो है वो 45 तक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आपको फिर अगर आप इसको होल्ड करोगे तो यहाँ पर इसको आपको होल्ड करने के बाद ये भी देखना पड़ेगा कि 45 से बाउंस करके ये कितने दिन में आपका प्राइस के आसपास आ सकता है, या फिर आप अभी 49 के आसपास चल रहा है तो आप 1 रुपये का लॉस बुक कर लीजिए। आपके पास दो चांसेस हैं, दोनों चांस के आसपास आप जो करना चाहें वो कर सकते हो। ठीक है, तो इनका जो है सवाल पूरा हो गया। ठीक है, टाटा पावर का व्यू मैं दे चुका हूँ। एनएफएल का व्यू जो है वो भी दे देते हैं। एनएफएल देख लेते हैं, एनएफएल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो एनएफएल के लिए मुझे एनएफएल का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है, यस, ये चार्ट ओपन हो गया नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। भाई देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, पेनी स्टॉक्स के लिए मैंने पहले ही मना किया है। फर्टिलाइजर्स में ठीक है पैसा आ रहा है, लेकिन ये जो स्पाइक है ना, ये आपको क्लियरली बता रही है कि अब इसका ट्रेंड जो है अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और ये 46 के आसपास रेसिस्टेंस है इसका, मुझे नहीं लगता है 46 के ऊपर जाएगा। तो मुझे ही लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 46 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 43 के आसपास। ठीक है, तो 43 के आसपास यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी आप प्रॉफिट में हो। 46 के आसपास आप निकल जाइएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी, क्योंकि ये इसका हाई रेसिस्टेंस है 46 के आसपास। ठीक है, और मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा, आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं जी अगले सवाल के ऊपर। एक्साइड 222 के ऊपर विवेक पाटिल जी ने बाई किया हुआ है एक्साइड 125 शेयर 222 के ऊपर। तो एक्साइड का व्यू ले लेते हैं। इसका चार्ट ओपन होने दीजिए जी। ये एक्साइड जो है कंसोलिडेशन में है, इसमें कोई मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, होता क्या है कंसोलिडेशन में, प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो ये कंसोलिडेशन में है, वॉल्यूम भी नहीं है फ़िलहाल इसमें, तो कंसोलिडेशन बन रहा है। इसके अंदर करना क्या है, आपका बाइंग देखना पड़ेगा कितने में है। बाइंग आपका 222 के आसपास है, तो आपको तो वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में स्टॉक आ चुका है, आपको वॉल्यूम का भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और
222, ये तो बहुत ऊपर है प्राइस आपका। ठीक है, आपको तो बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में वैसे ही अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है नहीं। जब तक ऑटो सेक्टर में डिमांड नहीं आएगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। इकोनॉमी का रिवाइवल आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं बोलूँगा कि आपको 3 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा इस प्राइस के आने के लिए। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, 3 साल का 2 से 3 साल आपको वेट करना ही पड़ेगा अपने प्राइस को वापस लेके आने के लिए। ठीक है, अगर 225 का आपका यहाँ पे बाइंग प्राइस है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया एक्साइड बैंक के एक्साइड बैटरीज़ के अंदर क्या चल रहा है। साउथ इंडिया बहुत हालत ख़राब है साउथ इंडिया बैंक की, क्योंकि जो छोटे बैंक हैं वहाँ पर एनपीएस ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं। ठीक है, साउथ इंडिया का जो मैं बताता हूँ साउथ इंडिया में क्या चल रहा है। साउथ इंडिया के अंदर 7 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट है, और यहाँ पर 8 रुपीज़ के अंदर 7 to 8 रुपीज़ के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। आपका जो प्राइस है वो 14 रुपीज़ के आसपास है। आपको यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा, तकरीबन 6 महीने से 1 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये वाला प्राइस मिलेगा। और गति की भी हालत ख़राब है, मैंने चेक किया है। गति का जो प्राइस है वो 80 रुपये के आसपास चल रहा है, और आपने 270 के ऊपर बाई किया है। ठीक है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। गति को रिवाइवल के लिए उसकी डिमांड होनी चाहिए, जो कि डिमांड अभी है नहीं इकोनॉमी के अंदर, आपको समझना पड़ेगा। तो ये गति के लिए भी आपको कम से कम 3 से 4 साल वेट करना ही पड़ेगा। उससे पहले नहीं मुझे लगता कि रिवाइवल आएगा गति स्टॉक के अंदर भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच की ही रणनीति अपनानी पड़ेगी, और कोई भी मुझे आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। ठीक है, येस बैंक के लिए बारे में पूछा है। भाई येस बैंक का जो हालत है थोड़ी सी ख़राब चल रही है। येस बैंक की जो क्वांटिटी आपने बाई की हुई है 1000 क्वांटिटी 14 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर बाई की हुई है। ठीक है, 1000 क्वांटिटी है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से ये ठीक है, आपने जहां प्राइस बाई किया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि बहुत जल्दी इसके अंदर रिवाइवल होने वाला है। लॉन्ग टर्म मतलब 2 से 3 साल के लिए बहुत अच्छा प्राइस पर बाई किया है अपना, आप इसको होल्ड रख सकते हो 2 से 3 साल के लिए। लेकिन ये स्टॉक का प्राइस अभी और नीचे जा सकता है, और नीचे जो जाएगा वो तकरीबन 10 रुपये के आसपास जा सकता है। तो पैनिक मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसको होल्ड रख सकते हो। येस बैंक डेफिनेटली रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये रिवाइव करेगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो टारगेट है वो यहाँ पर 70 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ तक का मुझे नज़र आता है येस बैंक के ऊपर। और येस बैंक के अंदर जो है मेरी खुद की भी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरी खुद की भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे येस बैंक के अंदर मैंने की हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर काफ़ी नीचे के लेवल के ऊपर बाय किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हेमंत जैन जी का सवाल है अशोक लेलैंड का, यहाँ पे इन्होंने 10,000 शेयर बाय किए हुए हैं 54 के रुपीज़ के ऊपर। ठीक है, अशोक लेलैंड का यहाँ पर हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। अशोक लेलैंड दिख रहा है, हाँ ये रहा। ठीक है, अशोक लेलैंड का जो चार्ट है वो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, फिर आपको पता लगेगा अशोक लेलैंड के अंदर क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, इनके 10,000 क्वांटिटी है। अशोक लेलैंड जी यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है जी 50 रुपीज़ के ऊपर, सपोर्ट है 46 के आसपास। तो मुझे लगता है 46 के आसपास जाने के बाद इसके अंदर बाउंस आएगा। ठीक है, और जो इसका जो हाई प्राइस है वो 60 रुपीज़ के आसपास, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस 60 रुपीज़ से ऊपर मुझे नहीं लगता जाता हुआ नज़र आता ये, क्योंकि ऑटो सेक्टर की भी अभी डिमांड यहाँ पर जनरेट नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने कॉस्ट प्राइस जो आपका है उसके ऊपर 1 या 2 रुपये का बेनिफिट मिलता है तो देन यू शुड एग्ज़िट इन दैट कंडीशन, क्योंकि ऑटो सेक्टर की डिमांड जो है यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जो है 46 रुपीज़ तक जो है आपको जाता हुआ स्टॉक नज़र आ सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर भी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपनी कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अशोक लेलैंड का भी व्यू दे दिया मैंने।
और रिलायंस का पूछा गया जी, रिलायंस का व्यू। ठीक है, चलो जी रिलायंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि रिलायंस के बारे में हम अपना इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो रिलायंस की जो है व्यू हम देख लेते हैं। तो रिलायंस का व्यू देने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ कि रिलायंस का जो है रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, रिलायंस का जो है रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों, वो भी आएगा 30 तारीख को, 30 जुलाई को। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रिलायंस ने अपना डेब्ट फ्री अनाउंसमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब उनकी पीएनएल जो है अच्छा आएगा, डेफिनेटली अच्छा आएगा, क्योंकि उनका डेब्ट फ्री कंपनी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अच्छा रिज़ल्ट की वजह से यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा है। वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर जा रहा है स्टॉक। मैंने इस स्टॉक की ऑप्शन चेन ऑब्ज़र्व की है। बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एक्टिव हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिफोर द रिज़ल्ट अनाउंसमेंट। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स ने क्या किया है कि यहाँ पर कॉल बाई की है। ठीक है, लेकिन वो डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर ही एक्टिव हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने यहाँ पर कॉल बाई की है 2300 की। अब मैं ये नहीं कहता कि 2300 तक मार्केट जाएगा इसका, लेकिन मेरा टारगेट खुद का इसके अंदर है 2250 तक का, अगले कुछ दिनों के अंदर, जब तक कि इसका रिज़ल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है ऑन द बेसिस ऑफ माय डाटा पॉइंट्स। ठीक है, रिज़ल्ट इसका डेफिनेटली अच्छा आ सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि बाय ऑन डिप कर सकते हो, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। ठीक है, बाय ऑन डिप इसके अंदर आप कर सकते हो, लेकिन मेरा अभी जो व्यू है वो 2250 तक का ही है। वॉल्यूम अच्छा है इसके अंदर, स्टॉक ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक जाता है तो वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर एक अच्छा मूव होता है। टर्नओवर भी इंक्रीज़ कर रहा है इसका स्टॉक का, तो मतलब पैसा तो आ रहा है इस स्टॉक के अंदर, लेकिन आ रहा फ़िलहाल बड़े प्लेयर का जो पैसा आ रहा है वो केवल डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर आ रहा है, लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं वो इक्विटी के अंदर भी बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, और आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो टारगेट वो मैं लेके चल रहा हूँ 2250 तक का लेके चल रहा हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल बुलिश हूँ, और जब तक 2250 नहीं आता तब तक ही बुलिश हूँ। उसके बाद देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या बैठती है, रिज़ल्ट अनाउंस होने का वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बड़े प्लेयर जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे 2300 के आसपास। मुझे लगता है कि 2250 और 2300 के आसपास आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, और ये मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर मैं डेफिनेटली बुलिश हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू जो होता है दोस्तों वो 3 से 4 साल का होता है। रिलायंस जो है अभी एक अच्छी कंपनी है, सब जानते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से ये स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे मिले तो आप उसको रखिए। और शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो मेरा आपको मैंने टारगेट बता ही दिया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए क्या करना है रिलायंस के अंदर, और मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया है। आप मेरे व्यू से जो है एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। और अब हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।